तो हम क्या करेंगे, इट विल डिपेंड ऑन द मतलब इंटरेक्शन ऑफ solvent and solute. So we'll write the nature of solvent, मतलब we'll talk about that viscosity of solvent, viscosity and polarity, है ना, उस पर डिपेंड करेगा. Nature of electrolyte means it will depend on the charge on the right, ना. So charge on ions. Then I'll write that कि भाई जैसे I told you that interaction between the solvent and solute. So if there is more interaction between the solvent and solute, agar solvent solute, that is solvent and solute, that is we are talking about hydration. It is hydration of ions. We are talking about the hydration of ions. तो अगर हाइड्रेशन ज्यादा होगा तो मोबिलिटी कम होगी. सो हाइड्रेशन अगर ज्यादा होगा तो मोबिलिटी कम होगी तो कंडक्टेंस कम होगा. कंडक्टेंस कम होगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा. रेजिस्टेंस मींस जिससे कंडक्टिविटी कम हो जाएगी. तो विल राइट दैट कि भाई इंटरेक्शन बिटवीन सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट, देन वी कैन राइट दैट इंटरेक्शन बिटवीन solute and solute. So solute and solute interaction मतलब होता है कि भाई that is the attraction between the cations and anions, right? That is called attraction between cations and anions. Cations and anions. So what we are writing is कि देखो भाई we are having a cell electrolytic. अगर कोई एक सेल है जिसमें अपन को इलेक्ट्रोड के लिए पढ़ना है, तो अगर मान लो मेरे पास ऐसे मैं एक ही सेल बना लेता हूँ, you know that एक ही सेल में भी एनोड कैथोड हो सकते हैं. This is a cathode, this is a anode. अब इस सेल के अंदर सपोज विल राइट दैट कि मेरे पास Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव है. तो नेचर ऑफ सॉल्वेंट, अगर सॉल्वेंट की पोलैरिटी ज्यादा होगी तो आयंस ज्यादा होंगे बिकॉज डिसोसिएशन ज्यादा होगा. नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट मींस NaCl है, अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा तो डिसोसिएशन ज्यादा होगा, आयंस का नंबर ज्यादा होगा, कंडक्टेंस ज्यादा होगा. इंटरेक्शन ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट मतलब इंटरेक्शन ऑफ सॉल्वेंट सॉल्यूट मींस जो भी सॉल्वेंट इसके अंदर है अगर वो इनको हाइड्रेट करता है, दैट इज हाइड्रेशन. अगर वो हाइड्रेट करता है तो ऑब्वियसली बात है, हाइड्रेशन मींस वी ऑल नो दैट व्हाट डज इट मीन. अगर सोडियम आयन है तो इसके सराउंडिंग जो वाटर मॉलिक्यूल होगा, तो इसका हाइड्रेशन अगर ऐसे होगा तो लिथियम का हाइड्रेशन और भी ज्यादा होता है. वी नो दैट हाइड्रेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द Q1 Q2 बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द R स्क्वायर. सो विल से दैट इसका हाइड्रेशन ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली बात है इसका मूवमेंट स्लो होगा. मतलब लिथियम क्लोराइड का कंडक्टेंस सोडियम क्लोराइड से कम होगा. व्हाई इट इज सो? बिकॉज लिथियम का हाइड्रेशन ज्यादा होता है. हाइड्रेशन अगर ज्यादा होगा तो फिर मूवमेंट ऑफ दिस आयन टुवर्ड्स द नेगेटिव इलेक्ट्रोड, यहां से इलेक्ट्रॉन अंदर आ रहा होगा, तो टुवर्ड्स द नेगेटिव इलेक्ट्रोड डिक्रीजेस बिकॉज इसके हाइड्रेशन मतलब वाटर मॉलिक्यूल व्हिच आर सिटिंग ऑन द आयंस. इस पे वाटर मॉलिक्यूल बहुत सारे बैठे होंगे, इस पे थोड़े कम बैठे होंगे. तो अगर इस पे बहुत सारे बैठे होंगे तो उसका मूवमेंट थोड़ा स्लो हो जाएगा, तो कंडक्टेंस स्लो हो रहा है. तो सॉलिड सॉलिड इंटरेक्शन मतलब होता है कि भाई अगर ये कैटाइन इधर जाना चाहता है लेकिन ये एनाइन इसको अट्रैक्ट कर रहा है, अगर ये एनाइन इसको अट्रैक्ट करेगा तो ऑब्वियसली बात है इसका उधर जाने का टेंडेंसी कम हो जाएगा. तो अगर इंटरेक्शन बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्यूट मतलब इन दोनों में ज्यादा इंटरेक्शन है तो इसका टेंडेंसी इधर जाने का और इसका टेंडेंसी इधर आने का कम हो जाएगा. कम होगा तो आयंस इलेक्ट्रोड पे डिस्चार्ज नहीं होंगे. आयंस अगर इलेक्ट्रोड पे डिस्चार्ज नहीं होंगे तो कंडक्टेंस कम होगा, मतलब रेजिस्टेंस ज्यादा होगा. दैट इज कंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस. तो अगर मैं मान लो इसमें जैसे अपन कहेंगे कि भाई अगर मान लो इसमें हम टेम्परेचर को बढ़ा दें, तो अगर टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा तो हाइड्रेशन कम हो जाएगा बिकॉज हाइड्रेशन इज नथिंग बट इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन द कैटायंस एंड एनायंस. हाइड्रेशन क्या होता है? इट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन द कैटायंस एंड एनायंस. अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा. ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो इसका हाइड्रेशन कम हो गया. हाइड्रेशन कम हो गया तो इसकी टेंडेंसी टू गो टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोड बढ़ जाएगी. मतलब अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा
ये इंटरेक्शन कम हो जाएगा, ये इंटरेक्शन कम हो जाएगा, दीज इंटरेक्शन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेजिस्टेंस। यहां भी रेजिस्टेंस कम होगा, यहां भी रेजिस्टेंस कम होगा, विस्कोसिटी भी कम होती है। तो अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सारे फैक्टर्स, मतलब रेजिस्टेंस कम हो रहा है तो कंडक्टेंस बढ़ जाएगा, बिकॉज टेम्परेचर बढ़ाने से इन दोनों का इंटरेक्शन कम हो जाएगा, हाइड्रेशन कम हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, तो आयंस का इलेक्ट्रोड की तरफ जाने का स्पीड बढ़ जाएगा, तो उस केस में कंडक्टेंस बढ़ जाएगा। तो इफ वी राइट दैट कि टेम्परेचर की बात करेंगे तो कंडक्टेंस इंक्रीज, टेम्परेचर में कंडक्टेंस इंक्रीजेस। तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा कंडक्टेंस भी बढ़ेगा। सो टेम्परेचर फैक्टर से क्या होगा, कंडक्टेंस इंक्रीजेस, सो इट इंक्रीजेस कंडक्टेंस बिकॉज अबव फैक्टर्स डिक्रीजेस, ये सारे के सारे जो इंटरेक्शन वगैरह है वो डिक्रीज हो जाएगा एज ऑल अबव फैक्टर्स डिक्रीज। और अगर हमसे पूछा जाए व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर द रेजिस्टेंस ना, इन्हीं फैक्टर्स को वापस डिस्कस करते हैं। जैसे पहले फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस ना, सेम वी कैन राइट लाइक दिस, बट रिमेंबर दैट electrolytic conductance increases with temperature but metallic conductance decreases। अगर मेटल रॉड है और मेटल रॉड का टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो उसका कंडक्टेंस कम होता है, लेकिन सोल्यूशन का कंडक्टेंस बढ़ता है टेम्परेचर बढ़ाने से। so that is about the factors which are affecting। next we can write as जैसे अपन लिखते हैं ना as metallic conductors, जैसे कि metallic conductors follows Ohm's law। Electrolytic conductance also follow the Ohm's law। Electrolytic conductance also follow Ohm's law। And we all know that what is Ohm's law? V is equal to IR. V is the potential difference, the current and the resistance। So we are able to write that कि भाई जैसे मेटालिक कंडक्टर्स ओम्स लॉ पढ़ते हैं, अपने स्कूल में प्रैक्टिकल भी किए होंगे ओम्स लॉ के, वैसे ही इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस भी, बिकॉज अभी अभी अपन ने पढ़ा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस में भी क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस भी ओम्स लॉ पढ़ते हैं और उसका भी कैलकुलेशन हम कंडक्टिविटी सेल से करते हैं, राइट। तो अब मैं एक छोटा सा पार्ट इसमें और अपन ऐड कर सकते हैं, पार्ट आता हूं। बिल्कुल डायरेक्टली आपको क्वेश्चन स्कूल में ऐसे ही पूछेंगे, आप एनसीईआरटी से भी पढ़ सकते हो और जैसा मैंने कहा मैं आपको कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी भेजूंगा, आप उन्हें भी पढ़ सकते हैं। अभी वी कैन राइट दैट, जैसे अपन बात करेंगे correlation between the conductance को मैं डिनोट करूंगा C से, रेजिस्टेंस को R से, राइट। सेल कांस्टेंट दैट इज L by A होता है। कंडक्टिविटी वी कैन राइट दैट कंडक्टिविटी भी होता है, जैसे कंडक्टेंस होता है वैसे कंडक्टिविटी होता है, उसे कप्पा से डिनोट करते हैं। तो ये सारे पार्ट हमें पढ़ने होते हैं, दैट इज ये हमें इनमें रिलेशन हमें पढ़ना होता है। तो व्हाट विल राइट दैट, अब एक सेल अज्यूम करते हैं, अगर अपन जैसे ऐसे एक मैं सेल अज्यूम कर लेता हूं, कंडक्टिविटी सेल। तो ये कंडक्टिविटी सेल मैं क्यूबिक फॉर्म में अज्यूम करता हूं, क्योंकि इसमें क्यूबिक फॉर्म में, सो दैट एंटायर सॉल्यूशन जिसके लिए अपन कंडक्टेंस पढ़ रहे हैं वो दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में होगा। ये इलेक्ट्रोड्स है, ये जो होंगे ये वाले पार्ट इलेक्ट्रोड्स हो जाएंगे। इसका
distance between the electrode is L, and here we can write that कि मतलब इसका लेंथ और ब्रेड दोनों ही एक तरीके से L ही होगा. ये एनोड है मेरे लिए, ये कैथोड है मेरे लिए. सो दिस विल बी द एनोड फॉर अस एंड दिस विल बी द कैथोड फॉर अस. ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड हो गया आपका, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड हो गया. एंड एंटायर सॉल्यूशन इज फिल्ड विद द इलेक्ट्रोलाइट. द सॉल्यूशन इज प्रेजेंट बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स. ये हम अज्यूम करेंगे. नाउ व्हाट विल हैपन, विल राइट रेजिस्टेंस ऑफ अ सॉल्यूशन. अब आपने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है ओम्स लॉ, सबने पढ़ा हुआ है 10th क्लास. कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसने 10th क्लास में मतलब ये सब ये सारे रिलेशंस या कंडक्टेंस, सेल कांस्टेंट, ये सब नहीं पढ़े होंगे. तो मैं उसी पार्ट को थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूं. रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, and resistance will be inversely proportional to the area of the electrodes. अगर एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा होता है. So we say that thus we can say that R will be directly proportional to L by A. और L क्या होता है? Distance between the electrode. A is the area of the electrode, where A is the area of the electrodes, which is right now area of the electrode which is in contact with the solution. अगर ये सेल आधा भरा होगा तो मैं एरिया भी जितना होगा पूरा इस इलेक्ट्रोड का जो एरिया होगा उसका आधा ही एज्यूम करूंगा. उतना अभी अपन को नहीं पढ़ना है, मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा. मैंने आपको बताया ये बहुत सारा पार्ट हमें पढ़ना होता है, ठीक है. तो लेकिन स्कूल के बहुत ज्यादा नहीं बताना होता अपन को, बस डायरेक्टली थोड़ा सा पढ़ते हैं अपन. So therefore I can write that R will be equal to, that is the resistivity, the constant, L by A. So where rho is resistivity. Resistivity अपन कब कैलकुलेट करते हैं? When L is equal to 1 and A is equal to 1 centimeter square. When L is equal to 1 centimeter and A is equal to 1 centimeter square, तब हम उसे कैलकुलेट करते हैं. तो ठीक है, this is a constant. अभी what we can write that the conductance C, मैंने C लिखा हुआ है conductance, is equal to होता है 1 by R. कंडक्टेंस इज इक्वल टू होता है 1 by R. ये भी अपन ने पढ़ा हुआ है. Therefore, I can write that conductance will be equal to 1 by rho into A by L. 1 by rho into A by L. मैंने 1 by R लिखा हुआ है, R को सब्स्टिट्यूट किया था. 1 by rho is 1 by rho is ये कप्पा होता है. That is kappa, that is conductivity. 1 by rho is conductivity, where K called kappa and is conductivity. Conductivity of solution. ठीक है ना? Conductivity of solution. No, these ये थोड़ा सा हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा, ये थोड़ा सा हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा. ऑब्वियसली बात है, we can also write like this: conductance into L by A, that is a cell constant, is equal to conductivity. Therefore, I can write that the conductivity is, अगर मुझे conductivity कैलकुलेट करना है, that is kappa will be equal to conductance multiplied by cell constant, C multiplied by cell constant, है ना? Cell constant L by A. So we can write like this. ठीक है, you can say that कि भाई हम ये लिख सकते हैं. अब उसको इतना बड़ा बॉक्स नहीं बनाते हैं.
अभी मैं क्या करूंगा, वी गॉट दैट कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट, बता सकते हैं अपन। नाउ वी कैन से दैट, अब इसमें डेफिनेशंस होंगे। व्हाट इज कंडक्टेंस? द कंडक्टिविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट व्हिच इज प्रेजेंट इन द गिवन सॉल्यूशन, दैट इज कॉल्ड द कंडक्टेंस। द कंडक्टेंस ऑफ all the electrolyte that is the ions present in the inside the solution is called conductance. Resistance we know that it is inverse of conductance. The factors which are responsible for the to decrease the conductance of the solution is called resistance. Cell constant, अभी सेल के लिए L और एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड विल रिमेन कांस्टेंट। सो उसका फायदा, सेल कांस्टेंट कैलकुलेट करने का फायदा ये होता है कि अगर हमें एक बार किसी सेल का कांस्टेंट पता है तो इसमें NaCl फिल करके पहले उसको भी पढ़ सकते हैं, द सेल कांस्टेंट विल रिमेन सेम। अगर NaCl के साथ अपन उसको हटा के MgCl2 ऐड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज सेल कांस्टेंट विल रिमेन कांस्टेंट, दैट इज अ कांस्टेंट। कंडक्टिविटी होता है, द कंडक्टिविटी जो होगा दैट विल बी डिफरेंट देन कंडक्टेंस। कंडक्टेंस होता है the conductance, the electrolytic conductance of entire solution, the whole solution which is present inside the cell, that will be called as conductance. And the conductivity is called the conductance of solution present in 1 centimeter cube is called conductivity. You can say in 1 ml. So conductivity is the conductance of electrolyte. The conductance of electrolyte means the ions, ions present in 1 centimeter. That is called conductivity. तो ऐसे अपन बता सकते हैं कंडक्टिविटी को। अभी व्हाट वी कैन राइट कि भाई ये तो फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया, लेकिन हमें तो कंसंट्रेशन मतलब हमेशा मोल से डील करना होता है। सो व्हाट वी कैन राइट दैट, हमें पढ़ना चाहिए मोलर कंडक्टेंस रादर देन द कंडक्टेंस, क्योंकि कंडक्टेंस का मतलब है द इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस शोन बाय द इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट इन द सेल। मोलर कंडक्टेंस मींस by 1 mole of electrolyte. So molar conductance, तो मोलर कंडक्टेंस को हम डिनोट करेंगे ऐसे लैम्डा m से। The electrolytic conductance of 1 mole of electrolyte, of 1 mole of electrolyte present in the solution, present in the solution is called molar conductance. तो मोलर कंडक्टेंस में अपन क्या करेंगे, ये थोड़ा सा हम ऐसे लिख सकते हैं मोलर कंडक्टेंस को। मोलर कंडक्टेंस विल बी इक्वल टू, दैट इज यू कैन से कप्पा डिवाइडेड बाय C, दैट इज पर मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। C इज अ कंसंट्रेशन, सो कप्पा इनटू डिवाइड बाय कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन मतलब हमेशा मोलारिटी होता है। कंसंट्रेशन मतलब हमेशा मोलारिटी लिखते हैं, तो पर कंसंट्रेशन पर लिख सकते हैं, और मोलारिटी होता है मोल्स पर लीटर। सो मोलर कंडक्टेंस विल बी इक्वल टू कप्पा डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन लिख सकते हैं, ठीक है। और आई कैन राइट दिस एज मोलर कंडक्टेंस विल बी इक्वल टू कप्पा इनटू 1000 डिवाइडेड बाय, डायरेक्टली मैं मोलारिटी लिख लेता हूं, बट मोलारिटी दैट इज अ कंसंट्रेशन। नाउ इस केस में मैंने क्या किया है, यहां पर कंसंट्रेशन मैंने पर लीटर ले रखा है, मोल्स पर लीटर, और यहां पर जब हम मोलारिटी लिखेंगे तो ये पर लीटर के लिए हमने वॉल्यूम में कन्वर्ट, V in ml में कन्वर्ट किया, तो 1000 आ गया। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, मोलारिटी दैट इज मोलर कंडक्टेंस विल बी इक्वल टू, दैट इज कप्पा की जगह पर क्या लिख सकते हैं, हमने यहां पर कप्पा कुछ बनाया है ऐसे 1/k ना, दैट इज कप्पा विल बी इक्वल टू
अगर मैं यहां पर कप्पा लिखना चाहूं तो, और यहां पर 1/r लिखना चाहूं, तो मैं सेल कांस्टेंट और कप्पा को कोरिलेट कर सकता हूं, दैट इज 1/r इंटू L/A मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय मोलारिटी, ये भी लिख सकता हूं। मैं चाहूंगा आप ये फॉर्मूले ना अभी याद कर लो, क्योंकि इन फॉर्मूले में काफी अच्छे कंसेप्ट है, मतलब जे एडवांस में ही इससे क्वेश्चन आता है। तो आप ये सारे, आपको ये फॉर्मूले गिवन है, ये और ये दोनों ही गिवन होंगे एनसीईआरटी। तो मैंने क्या किया, अब अपन एक बार यहां से वापस शुरू करते हैं और फिर देखते हैं अपन ने क्या क्या इधर देख। आप क्या करोगे, रेजिस्टेंस जो होता है दैट इज विल से दैट रेजिस्टेंस का यूनिट अपन को पता है, ये सारा पार्ट आपको ऑलरेडी पता है। मैं सेल को हटा लेता हूं ताकि मैं यूनिट्स की बात सेल अपन ने देखा। अब मैं ना यूनिट्स की बात, क्योंकि मैंने यहां कहीं भी यूनिट की बात नहीं की। अपन को यूनिट देख के पता चल जाएगा कि कौन सा वैल्यू गिवन है। जैसे अपन यूनिट की बात करेंगे तो रेजिस्टेंस के लिए आप यूनिट लिखोगे ओम, तो कंडक्टेंस के लिए पर ओम ये लिखा ना, या फिर आप मोहलिन भी लिखते, 1 पर ओम will be equal to 1 Siemens. 1 per ohm will be equal to 1 Siemens. अब these are MKS यूनिट है, Siemens is a MKS यूनिट। तो अगर मुझे इसमें जैसे ये गिवन है, तो रेजिस्टिविटी क्या लिखेंगे पर, रेजिस्टिविटी का अगर यूनिट लिखना है तो वी आर एबल टू राइट ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मीटर, तो मैं रेजिस्टिविटी का यूनिट भी लिख सकता हूं। तो रेजिस्टिविटी, ये तो आपने सिर्फ कन्वर्जन बताया, और रेजिस्टिविटी का यूनिट होगा दैट इज ओम, ये सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर, ये आ जाएगा। तो कंडक्टेंस का, कंडक्टिविटी का यूनिट क्या हो जाएगा, कप्पा का यूनिट क्या हो जाएगा, दैट इज पर ओम पर सेंटीमीटर। कप्पा का यूनिट क्या होगा, पर ओम पर सेंटीमीटर। तो ये जो कप्पा था ना, पर कॉन्सेंट्रेशन लिखा, मतलब ये 1 सेंटीमीटर सोल्यूशन का मोलर कंडक्टेंस था। तो मोलारिटी तो अपन मोल्स पर लीटर लेते हैं, तो 1 लीटर का कितना हो जाएगा, इसलिए मैंने उसको 1000 से मल्टीप्लाई। मोलर कंडक्टेंस होता है कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन इन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 1 ml डिवाइडेड बाय मोलारिटी। तो फिर अगर 1 ml का कंडक्टेंस ये है, तो बताओ 1 लीटर का कंडक्टेंस कितना होगा। मैंने 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि मोलारिटी तो अपन मोल्स पर लीटर लेते हैं। गॉट माय पॉइंट, इसलिए अपन ने मोलारिटी को मल्टीप्लाई कर लिया। तो आपको बस ये याद रखना है कि मोलारिटी इज कप्पा डिवाइडेड, दैट मोलर कंडक्टेंस इज कप्पा डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन, दैट्स ऑल। अब अगर इसमें इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बोले, अगर इसकी जगह ना मोलर कंडक्टेंस की जगह वो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बोले, तो आप बता देना भाई। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का मतलब है कि 1 इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, और इक्विवेलेंट का मतलब आपको पता है, इक्विवेलेंट अपन ने पढ़ा हुआ है, व्हाट इज इक्विवेलेंट, राइट ना, द मास ऑफ एनी सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय एक्सचेंज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। तो अपन कहेंगे इतना जरूरत नहीं है, हम जब इक्विवेलेंट्स की बात करते हैं तो कंसंट्रेशन को क्या लेते हैं, नॉर्मेलिटी। इसका मतलब है मुझे ना इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में बस मोलारिटी की जगह क्या करना है, नॉर्मेलिटी। और अपन चाहें तो इसको लिख भी सकते हैं भाई, मोलारिटी अपन को पता है हाउ टू कन्वर्ट इनटू नॉर्मेलिटी, मोलारिटी इनटू एन फैक्टर इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी, तो अपन कन्वर्ट कर देंगे। सो विल राइट दैट कि भाई इक्विवेलेंट, ये तो यूनिट वाली बात हो गई, ये मैंने यूनिट, इतना यूनिट की जरूरत है बच्चों, बाकी यूनिट में बताता हूं आपको कैसे। अगर हम इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की बात करेंगे, ये यूनिट अपन ने पढ़ा, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की बात करेंगे तो आपको बस क्या करना है, कप्पा इंटू 1000, मोलारिटी की जगह आपको नॉर्मेलिटी ले लेना, बस हो गया। तो ये आपका हो गया इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, क्योंकि अगर हम कंसंट्रेशन में मोलारिटी लेते हैं तो मोल्स की बात करेंगे, नॉर्मेलिटी लेते हैं तो इक्विवेलेंट की बात करेंगे। ये अपन ने पढ़ा हुआ। इसके अलावा बाकी और कुछ ऐसा पार्ट नहीं है, बस इसमें थोड़ा सा एप्लीकेशन वाले पार्ट हमें पढ़ने होते हैं, बाकी इसमें ऐसा कुछ भी नहीं। अब होता क्या है, जैसे अपन लिखेंगे
ये इसमें छोटा मोटा न्यूमेरिकल आ जाएगा, आप यूनिट देख के ये बता देना कि हमें क्या करना है। यूनिट देख के आप ये बता सकते हो कि आपको क्या करना है। बस इतना ध्यान रखना कि यहां पर अगर कप्पा लिखा हुआ है तो कप्पा जो होता है वो 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है, वो 1 पर सेंटीमीटर होता है। कप्पा का वैल्यू जो होता है वो 1 सेंटीमीटर क्यूब में होता है 1 ml सोल्यूशन के लिए। तो अगर 1,000 1 लीटर के लिए बताना है तो अपन ऐसे बता दें। अब वो छोटा मोटा न्यूमेरिकल पूछेंगे तो आप बता, और डायरेक्टली अपन को क्वेश्चन मतलब ऐसे एनसीईआरटी में भी डायरेक्टली इसके न्यूमेरिकल्स मिलेंगे अपन। अभी व्हाट आई कैन से इज, अब हम इसमें थोड़ा सा एप्लीकेशन पार्ट में पढ़ते हैं। ये यूनिट्स आप ध्यान रखना है, इसको भी हटा दो। रिलेशन भी हमने जितना स्कूल के लिए चाहिए वी हैव ऑलरेडी डन। अभी वी कैन राइट दैट कि भाई फैक्टर्स अफेक्टिंग द इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, अफेक्टिंग द कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन। तो एक तो होता है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है ना। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा तो आयंस, नंबर ऑफ आयंस विल बी मोर इन द सॉल्यूशन, कंडक्टेंस विल बी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट gives more ions, so more conductance। मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं कंसेप्ट, मैं थोड़ी देर में आपको क्वेश्चंस भेजूंगा, जैसे पहले भी मैंने आपको क्वेश्चंस भेजे हुए। सो मोर कंडक्टेंस, उसमें प्रॉपर डेफिनेशन, प्रॉपर क्वेश्चन आंसर्स होंगे अपने पास। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो बाकी आप एक्सप्लेनेशन लिखोगे। वीक इलेक्ट्रोलाइट इट विल डिसोसिएट इनकम्प्लीटली, एस्टैब्लिश इक्विलिब्रियम, नंबर ऑफ आयंस आर लेस, सो द कंडक्टेंस इज लेस। आल्सो कंडक्टेंस ऑफ lithium ion will be less than sodium ion, will be less than potassium ion, will be less than rubidium ion, will be less than cesium। पहले भी पढ़ा ये सारा पार्ट, तो अपन ने डिस्कस किया हुआ है, हाइड्रेशन वाला पार्ट। बट कंडक्टेंस ऑफ सोडियम आयन will be less than calcium, will be less than aluminum। इसका हाइड्रेशन तो ज्यादा होगा इससे, इसका हाइड्रेशन ज्यादा होगा इससे। हाँ तो ये 1 मोल 3 मोल इलेक्ट्रॉन को लेके जाएगा ना, कंडक्टेंस 3 मोल इलेक्ट्रॉन का शो करेगा ना। अच्छा, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ फिर, कंडक्टेंस ऑफ मैग्नीशियम आयन will be less than conductance of calcium। हाँ यही लिखना है। Now what we are writing is, इसको देख के अपन ये समझ गए कि अगर चार्ज ज्यादा होगा तो कंडक्टेंस ज्यादा होगा, लेकिन अगर चार्ज सेम होगा तो हमको हाइड्रेशन कंसिडर करना। किसका चार्ज ज्यादा है? मैग्नीशियम का। चार्ज दोनों में सेम है, बट द किसका सही छोटा है? मैग्नीशियम का, तो हाइड्रेशन कंसिडर करो क्योंकि चार्ज से, राइट। तो हम क्या करेंगे, जब चार्ज सेम होगा तो हाइड्रेशन एनर्जी कंसिडर करनी है, लेकिन अगर चार्ज डिफरेंस है तो कंडक्टेंस उसी का ज्यादा होगा जिसमें चार्ज ज्यादा। दूसरा अपन लिख सकते हैं डाइल्यूशन, ठीक है ना। अभी डाइल्यूशन से व्हाट विल हैपन, ऑन डाइल्यूशन सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन डिक्रीज। पर डाइल्यूशन करेंगे तो कैटायन और एनायन को ज्यादा स्पेस मिलेगा ना, डाइल्यूट हो गए तो सोल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ गया तो आयंस दूर दूर हो गए, आयंस दूर होंगे तो उनमें इंटरेक्शन कम हो जाएगा, इंटरेक्शन डिक्रीज।
ठीक है ना। एंड इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट वी विल से दैट उनका तो डिसोसिएशन भी बढ़ेगा। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में अगर डिसोसिएशन बढ़ेगा तो नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे, नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे तो कंडक्टेंस बढ़ेगा। तो मैं यहां पर ऐसे मोलर कंडक्टेंस वर्सेस concentration, root of concentration, it was explained by डी बाई, वही डी बाई जिसने डाइपोल मूवमेंट को डिस्कस किया। तो व्हाट इज कि भाई मोलर कंडक्टेंस फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या होगा कि भाई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो पहले ही 100% डिसोसिएट होते हैं। अगर वो पहले से ही 100% डिसोसिएट होंगे तो वाटर ऐड करने से क्या होगा, उनके बीच में इंटरेक्शन कम होगा, सॉल्यूट सॉलिड इंटरेक्शन डिक्रीजेस, सो कंडक्टेंस डिक्रीजेस, सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन डिक्रीजेस, so conductance increases, and it can be explained by an equation also, Onsager equation कहते हैं बनो से, that is a d by Onsager equation। उसका नाम है, what he says that is molar conductance is at any concentration, C मतलब concentration, will be equal to the molar conductance at infinite dilution। infinite dilution का मतलब होता है भाई मेरे पास एक सोल्यूशन है, उसमें पानी डालते जाओ, तब तक पानी डालो जब तक कि कैटाइन और एनाइन आपस में उनका इंटरेक्शन खत्म हो जाए, तब तक पानी डालो जब तक कि उनका आपस में कैटाइन एनाइन का इंटरेक्शन कम हो जाए। ऐसा नहीं होगा कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब कि बहुत सारा पानी है थोड़ा सा नमक डाल देते हैं तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन होगा, इट इज नॉट दैट। इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब होगा कि एक हमारे पास बीकर है, उस बीकर में हमने पानी में थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइट डाला, उसका एक गिवन कॉन्सेंट्रेशन है, तो डाइल्यूशन करने से क्या होगा, हम डाइल्यूट करते जाएंगे तब तक जब तक कि कैटाइन और एनाइन का इंटरेक्शन खत्म ना हो जाए। जैसे ही वो खत्म होता है दैट इज कॉल्ड द इनफाइनाइट डाइल्यूशन। minus we can say that a, or we can write that a into root of concentration, ये c ऐसे concentration को सिर्फ c लिखते हैं वो इक्वेशन में, ये इक्वेशन है। तो we can write that this is a equation what we have, ये वैल्यू कांस्टेंट होती है क्योंकि इनफाइनाइट डाइल्यूशन तो मैक्सिमम होगा ना मोलर कंडक्टेंस इनफाइनाइट डाइल्यूशन, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो पहले से ही 100% डिसोसिएट होगा, हमें सिर्फ कैटाइन एनाइन का वो करना है, राइट ना, कैटाइन एनाइन का इंटरेक्शन कम करना है, ये कांस्टेंट है। अगर आप कॉन्सेंट्रेशन को मतलब डाइल्यूट करोगे तो कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, कॉन्सेंट्रेशन कम होगा तो ये वैल्यू कम होगी, ये वैल्यू कम होगी तो ऑब्वियस सी बात है ये बढ़ेगा। मतलब व्हाट आई एम राइटिंग इट इज लाइक दिस, एम इज कांस्टेंट है, एक्स इज रूट ऑफ सी, वो लिखा हुआ है आपने, वेयर ए डिपेंड ऑन द वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, अगर NaCl है तो ए का वैल्यू 1 होगा, MgCl2 लाइक दैट, ठीक है ना। तो इस इक्वेशन को अगर मैंने y इक्वल टू mx प्लस c लिखा हुआ है, आपको सब कुछ पता है, आपको क्या करना है इसमें। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए द ग्राफ इज लाइक दिस, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए द ग्राफ इज लाइक दिस, वो स्लोप ऐसे बनेगा। बट फॉर अ वीक इलेक्ट्रोलाइट द ग्राफ इज लाइक दिस, डाइल्यूशन करेंगे तो कंडक्टेंस बढ़ रहा है, डाइल्यूशन मतलब कंसंट्रेशन कम हो रहा है, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए द ग्राफ इज लाइक दिस, द ग्राफ इज लाइक, वो इतना स्लोप क्यों बढ़ रहा है, पहले इतना इनिशियली इतना स्लोप क्यों इतना कम क्यों बढ़ रहा है, द रीजन इज क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट तो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता ना, अगर आप डाइल्यूशन करोगे तो डिसोसिएट होगा, पहले तो आपने वाटर ऐड किया वो डिसोसिएट होकर नंबर ऑफ आयंस बन गए,
और वाटर ऐड किया और डिसोसिएट हो गया। जब वो ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा तब आप उसका डाइल्यूशन कंसिडर करेंगे इस टाइप का, कि तब हम कहेंगे कि थोड़ा सा वाटर डालने से बहुत ज्यादा इंक्रीज होगा। सो इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, in case of weak electrolyte, or we can write that directly for weak electrolyte, initially the conductance increases, molar conductance increases very slowly, because on dilution their dissociation takes place. Initially conductance increases very slowly as their dissociation takes place. Dissociation takes place. उनका डिसोसिएशन होता है, इसलिए वो इस टाइप से बिहेव करेंगे। ये दोनों ही फैक्टर्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सॉल्यूशन में प्रेशर का ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए प्रेशर इफेक्ट ज्यादा कोई पूछता नहीं। These are the two factors which are important for us. और इसमें आप लिख भी सकते हो, सपोज ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये एसिडिक एसिड, ऐसे लिख भी सकते हो कि ये एसिडिक एसिड का ग्राफ। बाकी आप एनसीईआरटी से पढ़ोगे, यू विल गेट दैट। छोटा मोटा कोई न्यूमेरिकल्स भी पूछ सकते हैं अपन, स्कूल में पूछ सकते हैं अपन से, तो आप वो न्यूमेरिकल जो एनसीईआरटी में गिवन है आप पढ़ोगे, जो मैंने बताया ना मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल टू, उससे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अभी व्हाट वी कैन राइट इज, इसका एक एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा अपन को। द एप्लीकेशन इज कोलराउस लॉ। कोलराउस कोलराउस लॉ होता है, जैसे अभी अभी अपन ने पढ़ा ना, कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अपन मोलर कंडक्टेंस कैलकुलेट एग्जैक्टली नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने इसको ऐसे किया, इवन एट वेरी इनफाइनाइट डायरेक्शन। बट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए वी कैन कैलकुलेट, क्योंकि ऑलमोस्ट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या होगा, स्ट्रेट लाइन आ रहा है, तो ऑब्वियसली बात है अगर यहां तक भी हम कैलकुलेट कर पाए तो बाकी हम स्ट्रेट लाइन खुद ड्रॉ कर लेंगे, एंड वी आर एबल टू टेल कि ऑलमोस्ट जीरो कॉन्सेंट्रेशन, मतलब जीरो ऑलमोस्ट, दैट इज कॉल्ड इनफाइनाइट कॉन्सेंट्रेशन पे कितना कंडक्टेंस होना चाहिए। और स्केल के हिसाब से पर कंसंट्रेशन क्या गिवन है, तो कितना था, फिर कितना होगा डाइल्यूशन से, फिर कितना होगा, तो बता सकते हैं। इसमें अपन नहीं बता सकते। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन के लिए हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को यूज करते हैं। सो कोलराउस लॉ होता है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, when all the ions contribute their maximum conductance, when all the ions contribute their maximum conductance, the molar conductance of any electrolyte, will be equal to the sum of the ionic conductance of electrolyte. Ionic conductance of electrolyte. So what I mean is, जैसे अगर मैं ionic conductance को लिखता हूं, तो I can write like this. Molar conductance of at infinite dilution of, suppose I'm writing NaCl. So that will be equal to the ionic conductance at infinite dilution of sodium ion.
प्लस द आयनिक कंडक्टेंस ऑफ Cl माइनस आइन एट इनफाइनाइट डायल्यूशन। यही हमने डेफिनेशन में लिखा। The molar conductance of any electrolyte will be equal to the sum of the ionic conductance of electrolyte. Sum of the ionic conductance of electrolyte. Ions present in the electrolyte. You can say that ions present in electrolytes. एक ही बात है, ठीक है ना? तो we can write like this. Thus, we can use the molar conductance of strong electrolyte. हम क्या कर सकते हैं? हम मोलर कंडक्टेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को यूज कर सकते हैं टू कैलकुलेट द मोलर कंडक्टेंस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट. Strong electrolytes is used to calculate the molar conductance of weak electrolyte. Molar conductance of a weak electrolyte. हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं. तो वी कैन से दैट ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं. टू कैलकुलेट द मोलर कंडक्टेंस ऑफ CH3COH by using given molar conductance of CH3CONA, NaOH, NaCl and HCl. ठीक है, हम क्या करते हैं, हम ऐसे लिख लेते हैं. मोलर कंडक्टेंस ऑफ CH3COH इनफाइनाइट डाइल्यूशन. डायरेक्टली तो कैलकुलेट कर नहीं सकते क्योंकि 100% डिसोसिएट होता ही नहीं. विल बी इक्वल टू द मोलर कंडक्टेंस ऑफ CH3CONA. हमें क्या क्या चाहिए? हमें CH3COH में इसमें ये दोनों चाहिए, मतलब मुझे H+ आइन चाहिए और मुझे एस्टेट आइन चाहिए. तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों को ऐड कर लूंगा और इसको माइनस कर दूंगा. माइनस करूंगा तो सोडियम और Cl माइनस हो जाएंगे, बाकी एसिटिक एसिड बच जाएगा. तो मैं उसको वैसे ही करूंगा. तो आयनिक कंडक्टेंस, ठीक है, पहले मोलर कंडक्टेंस लिख लेते हैं अपन. Na एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन प्लस मोलर कंडक्टेंस ऑफ HCl एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, और माइनस क्या कर देंगे, माइनस मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ, क्या कर ले अपन, NaCl. ये लो भाई, हो गया. तो अपन क्या करेंगे, इसमें अपन आयनिक कंडक्टेंस लिख देते हैं. आयनिक कंडक्टेंस ऑफ CH3CO नेगेटिव प्लस आयनिक, क्योंकि मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल टू सम ऑफ द आयनिक कंडक्टेंस. ये सम ऑफ द आयनिक कंडक्टेंस इज इक्वल टू मोलर कंडक्टेंस, वो लिखा अपन. Na पॉजिटिव आयन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन प्लस मोलर कंडक्टेंस ऑफ H+ आयन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन प्लस ionic conductance of Cl negative ion at infinite dilution minus sodium ion at infinite dilution minus, क्योंकि ये माइनस साइन है ना, तो माइनस Cl माइनस साइन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन. ionic conductance of Cl माइनस साइन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन. तो अपन क्या करेंगे, ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये वैल्यू और ये वैल्यू अपन कैंसिल करते हैं. व्हाट वी गेट, एसिटिक एसिड प्लस एस्टेट आइन प्लस H+ आइन. That will be the molar conductance of acetic acid. तो इस टाइप से अपन कैलकुलेट कर सकते हैं. यही इसका एक एप्लीकेशन होगा जो हमें पढ़ना चाहिए. That is all about the Kohlrausch law. अगर छोटा मोटा न्यूमेरिकल होगा तो हमें ये वैल्यू गिवन होगी, ये वैल्यू गिवन होगी, ये वैल्यू गिवन होगी. हमें इन दोनों को ऐड करना है, उसको माइनस करना है, बिल करता है. तो दिस इज अबाउट द कोलरॉस लॉ, और ये अपन को डायरेक्टली स्कूल में पूछ सकते हैं. दूसरा पार्ट जो अपन को इसमें पढ़ना चाहिए वो है, तो आप ना, अगर आपके पास एनसीईआरटी है तो एनसीईआरटी में आप देखोगे यू हैव डन 3.4 पार्ट. हमने 3.4 पार्ट सारा पढ़ लिया. वीक इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वो सारा पार्ट हमने पढ़ लिया.
ठीक है। और इसमें अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर, और इसके बाद हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और इलेक्ट्रोलाइसिस बचा हुआ है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और इलेक्ट्रोलाइसिस मैं आपको बताता हूं। इसमें अपन एक और पार्ट पढ़ सकते हैं कि अगर हमें ऐसे गिवन है, अगर हमें ये वैल्यू गिवन है ना, जैसे फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, जैसे मुझे गिवन है CH3COH इज इक्वल टू 0.1 मोलर। मतलब ये हो जाएगा कि मुझे ना क्या गिवन है, मोलर कंडक्टेंस एट गिवन कॉन्सेंट्रेशन 0.1 मोलर इज सपोज X, या मुझे ये वैल्यू ऐसे गिवन होगा, मोलर कंडक्टेंस का कोई एक वैल्यू पर ले लेते हैं कि एट गिवन कॉन्सेंट्रेशन कितना वैल्यू मुझे गिवन है। तो सपोज दिस इज गिवन टू बी, सपोज ऐसे कर लेता हूं मैं कि मैं 5 गिवन है मुझे ये वैल्यू, अभी वो टेल राइट, और वो पर वो मैं इस टाइप से बोलूं गिवन पर सेंटीमीटर है, पर मीटर ऐसे अपन को गिवन होगा पर लीटर में। तो व्हाट आई विल डू, एंड दैट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज गिवन टू me, infinite dilution at for CH3COH is given to me, और infinite dilution पे it will be around for weak electrolyte है ना, तो 160 पर ओम और पर मीटर होगा। तो अपन क्या कहेंगे, अच्छा जब मैक्सिमम डिसोसिएट होता है तो इतना होता है, अगर नहीं गिवन होगा तो इनसे कैलकुलेट भी कर सकता हूं, और जब इतना कॉन्सेंट्रेशन पे उतना होता है, तो अगर इस कॉन्सेंट्रेशन को कम किया जाए तो ये वैल्यू बढ़ेगा। अभी ग्राफ बनाया था ना बनाया, वीक इलेक्ट्रोलाइट जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन कम होता जाएगा वो वैल्यू बढ़ता जाएगा। तो अपन क्या कहेंगे, ठीक है भाई, जैसे जैसे कम होता जाएगा तो वैल्यू बढ़ता जाएगा, मतलब इसका डिसोसिएशन होगा तो वैल्यू बढ़ेगा। एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इट बिकम्स दिस मच। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं, अल्फा विल बी इक्वल टू मोलर कंडक्टेंस of weak electrolyte at given concentration divided by molar concentration of electrolyte at infinite dilution, that is a fraction of dissociation। तो मैं इसको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोल सकता हूं, और अगर ये दोनों गिवन है उस कॉन्सेंट्रेशन के साथ तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, और अगर आप ये लिख सकते हो तो फिर मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। अगर अल्फा पता होगा तो मैं उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट भी बता सकता हूं। तो ऑल दिस पार्ट फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, अगर मुझे गिवन कॉन्सेंट्रेशन पे 0.1 मोलर पे अगर मुझे ये वैल्यू गिवन है और इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मुझे गिवन है, आई एम एबल टू कैलकुलेट द अल्फा। इफ आई एम एबल टू कैलकुलेट द अल्फा विद द गिवन कॉन्सेंट्रेशन, कि किस पे ये गिवन था, किस कॉन्सेंट्रेशन पे, आई कैन कैलकुलेट द H प्लस है। ये पीएच गिवन होगा तो कॉन्सेंट्रेशन से मैं अल्फा कैलकुलेट कर सकता हूं, अल्फा कैलकुलेट कर सकता हूं तो इन दोनों में से एक गिवन है, दूसरा बता सकता हूं। व्हाटएवर इज रिक्वायर्ड वी कैन राइट दैट। तो इस टाइप से भी अपन को क्वेश्चंस आ सकते हैं और अपन बता सकते हैं। अब बाकी इलेक्ट्रोलाइसिस वाला पार्ट, जैसे फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, आप फिजिक्स में भी पढ़ते हैं फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। केमिस्ट्री में बस हमें इतना देखना होता है इलेक्ट्रोलाइसिस वाले लॉज में। इलेक्ट्रोलाइसिस की अगर अपन बात करें तो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में वी यूज्ड टू राइट दैट एनोड और कैथोड, इसमें तो एक ही मतलब वो होता है, एक ही सेल होगा जिसके अंदर एनोड भी होगा कैथोड भी होगा। इसमें हम बाहर से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। हम जब ये इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे तो केमिकल रिएक्शन होगा, लेकिन द सेल विल ऑलवेज फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जितने इलेक्ट्रॉन आप बाहर जाएंगे उतने इलेक्ट्रॉन वापस आएंगे। हम कोई इलेक्ट्रोलाइट ले लेते हैं यहां पर, चलो इलेक्ट्रोलाइट अपन NaCl ही ले लेते हैं। तो इसमें
मेरे पास अब अगर सिर्फ NaCl मॉल्टन स्टेट में होता तब तो सोडियम डिपॉजिट होता और Cl नेगेटिव आयन इधर होता इन मॉल्टन स्टेट। लेकिन अगर एक्वस सोल्यूशन है तो फिर उसमें वाटर भी होगा। तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि भाई इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी सोडियम की ज्यादा होती है वाटर की ज्यादा होती है। तो मैं इसको लिख सकता हूं एट कैथोड if the tendency of H2O has the tendency to take electron for H2O is more than sodium, तब इसका ही रिएक्शन होगा इस इलेक्ट्रोड पे, कैथोड पे। कैथोड है ये। सो कैथोड पे विल से दैट यहां पर रिडक्शन विल टेक प्लेस। तो रिडक्शन मतलब किसका करें, सोडियम का या फिर Na का। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन लेता है तो सोडियम डिपॉजिट हो जाएगा इलेक्ट्रोड पे, और अगर ये इलेक्ट्रॉन लेता है तो एल्ड्राइट लाइक दिस विल गेट लाइक दिस। तो इन दोनों में से कौन सा रिएक्शन होगा वो अपन को चेक करना पड़ेगा। कैसे, सिंस SRP ऑफ वो जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, सिंस SRP ऑफ H2O इज ग्रेटर देन SRP ऑफ सोडियम, thus reduction of H2O take place of H2O will take place। ये अपन को चेक करना होता है। मतलब दिस इज नॉट द रिएक्शन, दिस इज द रिएक्शन व्हिच विल टेक प्लेस। ये आप कैथोड और इलेक्ट्रोलाइसिस में बस यही पार्ट चेक करना होता है फिर किसका रिएक्शन होगा। सिमिलरली एट एनोड, अगर हम एनोड की बात करें तो अगेन आई विल राइट दैट कि मुझे क्या करना होगा, H2O से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा या Cl से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। सो H2O से अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा, या फिर मैं Cl से लिखूंगा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मैं क्या करूंगा, यहां ऑक्सीडेशन पोटेंशियल चेक करूंगा। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ, जैसे यहां पर अपन ने लिखा था ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ H2O is less than Cl negative, thus oxidation of Cl takes place। मतलब ये नहीं होगा, ये होगा। और ये हमें कैसे पता चलता है, वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज गिवन है ना पूरा, उसमें गिवन होता है, ये वैल्यूज गिवन होता है। जैसे H2O इधर है ना -0.83 -2.92, वो अपन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से कैलकुलेट कर लेंगे। मतलब उसमें बहुत नेगेटिव है, वो मैं बताऊंगा, वो याद भी हो जाते हैं सारे अपन को, मैं क्लास में बताऊंगा उसमें। अभी के लिए लेकिन अपन को ये पता करना होता है कि भाई किसका रिएक्शन होगा। आप कोई भी आइंस मुझे दे दो, जैसे मान ले ऐसे कर लो, तो अपन कहेंगे ठीक है, कॉपर का तो SRP वैल्यू ज्यादा होता है H2O से, तो कॉपर का रिएक्शन होगा। मतलब जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में वाटर के ऊपर वाले मेटल आइंस हैं उनका SRP ज्यादा, तो वो पहले डिस्प्लेस होंगे। और वाटर के नीचे वाले जो गिवन है SRP सीरीज में, उनका वैल्यू SRP का कम है, तो वाटर डिसोसिएट होगा, वो वाटर का रिएक्शन होगा उनके, वो अपन को इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से याद करना। क्योंकि काफी क्वेश्चंस तो यही पूछते हैं, बताओ किसका रिएक्शन होगा, तो वो अपन SRP वैल्यू से बता सकते। तो उसके लिए आप थोड़ा सा ऐसे याद रख सकते हैं, थोड़ा सा पार्ट में बताता हूं कैसे। आप ऐसे लिखो, अगर अल्कली मेटल्स है
तो SRP जो होता है ना अल्कली मेटल्स का कम होता है वाटर से, वाटर का कम होता है डी ब्लॉक से, डी ब्लॉक का कम होता है दैट इज ऑफ कॉपर लिखा ना अपन ने, अब कॉपर को कॉस्टली मेटल लिख लिया, कॉस्टली मेटल मतलब कॉपर गोल्ड सिल्वर वो सब वहां जाए, इतना तो अपन ध्यान रख ही सकते हैं कि किसका रिएक्शन होता है, बाकी मैं आपको क्लास में बताऊंगा क्या करना है, ठीक है ना। बाकी मैं आपको, बाकी आप रिएक्शन ऐसे लिख सकते हैं। अब इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है, भाई जितना आप चार्ज पास करोगे उतना ही वेट डिपॉजिट भी होगा। एक मोल इलेक्ट्रॉन दिया, सोडियम 23 ग्राम डिपॉजिट होगा, या वाटर का रिएक्शन हुआ तो अपन ये बोल सकते हैं एक मोल इलेक्ट्रॉन से एक मोल OH माइनस आयन बनेगा, या 11.2 लीटर ऑफ H2 लिबरेट होगा एट STP, हाफ मोल है ना, तो गैसेस के लिए भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो आप वो उसी को अपन फैराडेज लॉ बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड फैराडेज लॉ। फैराडेज लॉ जो होता है फर्स्ट लॉ, ये फैराडेज लॉ, फर्स्ट लॉ होता है द वेट डिपॉजिटेड ऑन एनी इलेक्ट्रोड, deposited on any electrode will be directly proportional to the charge passed on electrode, on the electrode. That is weight deposit. तो अपन क्या लिखेंगे, that is W will be directly proportional to the charge passed. Q is right ना, the charge passed. ठीक है। एक तो होता है कि आपको कैसे रिएक्शन लिखना है, दूसरा होता है कि भाई आपको फैराडेज लॉ। तो ये कहते हैं कि भाई W will be equal to charge passed, we can write like this, so W will be equal to Z into Q. इधर मैं लिख सकता हूं वेर Q will be equal to I into T. Charge Q will be equal to ampere, there is a current I into T, the time T, और ये हमेशा करंट को आप एम्पियर में लोगे, टाइम को सेकंड्स में लोगे, तो ये कूलम्स होगा। W will be equal to Z into Q. आप एनसीईआरटी से सारा पार्ट पढ़ोगे एक बार अच्छे से, मैंने आपको सिर्फ ये बताया व्हाट डज इट मीन, वेयर Z is called electrochemical equivalence, electrochemical equivalence। Z को अपन इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस कहते हैं, which signifies the mass of substance obtained by exchange of per mole of electron, mass of substance deposited by one mole of electron, और mass of substance deposited by one mole of electron होता है Z, जो अपन ने कहा वो इक्विवेलेंट मास होता है, क्योंकि जब भी अपन एन फैक्टर होता है तो मॉलिक्यूलर मास को किससे डिवाइड कर लेते हैं, एन फैक्टर से, मतलब 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन से कितना, जैसे एल्यूमिनियम है तो Al3 प्लस है ना, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन से कितना, एल्यूमिनियम का मास तो 27 ग्राम होता है, लेकिन उसके लिए मुझे कितने मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3 मोल चाहिए, तो 1 मोल से कितना डिपॉजिट होगा, 9 ग्राम। तो जो भी आयंस अपन को गिवन होगा उसके एन फैक्टर तो हमें कैलकुलेट करना आता है, उससे 1 मोल इलेक्ट्रॉन से कितना मास डिपॉजिट होगा, 3 मोल से 27 ग्राम, तो 1 मोल से 9 ग्राम आ जाएगा, वैसे आप बताएंगे। So you can write that therefore Z will be equal to, that is equivalent weight divided by 965. Therefore I can write that
weight deposited will be equal to equivalent weight divided by 96500 multiplied by, we can write like this, W will be equal to, है ना, Z, Z को क्या लिया मैंने, equivalent weight डिवाइड बाय 96500 मल्टीप्लाई बाय Q, ये आपका पास आ गया, और Q आपको पता है क्या है, ये आपका फर्स्ट पार्ट। सो इसमें आप डायरेक्टली बता दीजिए, Q को I इंटू टी लिख लीजिए, और आप बता सकते हैं व्हाट विल बी द वेट डिपॉजिटेड ऑन इलेक्ट्रॉन, और इक्विवेलेंट वेट होता है मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय n फैक्टर या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज इन द प्रोसेस। सेकंड लॉ, सेकंड लॉ होता है कि अगर मैं ना सीरीज में कुछ सेल्स लगा देता हूँ, जैसे अपन सीरीज में सेल्स लगाने का मतलब है, जैसे कभी कभी अपन को पता है ना, रिमोट में अपन को 2 सेल लगाना, जो टीवी का रिमोट होता है उसमें 2 सेल लगाने होते हैं, क्योंकि एक सेल का पोटेंशियल 1.5 होता है, दूसरे सेल का भी 1.5, तो रिमोट को चलाने के लिए अपन को 2 वोल्ट चाहिए होता है, तो एक 1.5 के वोल्ट का काम तो नहीं कर पाएगा फिर वो, तो अपन क्या करेंगे, उसमें 2 सेल लगा देंगे। अगर उसमें सपोज करते हैं कि 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो चाहिए, तो अपन कहते हैं अच्छा 1.5 1.5 3 एक और लगा दो, तो फिर 3 सेल लगाने पड़ेंगे। तो कभी कभी आपको पता है ना, गैजेट्स में अपन को ज्यादा सेल लगाने होते हैं, वो डिपेंड करता है कितना अपन को राइट आउटपुट चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, अगर सपोज करते हैं अपने पास डिफरेंट सेल्स हैं, तो इसमें मैंने ऐसे, सेकेंड लॉ हो जाएगा ये, तो ऐसे ना कनेक्टेड इन सीरीज, इनको कहते हैं कि अगर सेल्स को अपन कनेक्ट करते हैं सीरीज में, और इसमें रख लेते हैं सपोज NaCl सोल्यूशन है, और इसमें कोई दूसरा सोल्यूशन MgCl या MgSO4 सोल्यूशन है, या हमारी मर्जी MgBr, तो अपन क्या करेंगे भाई, ठीक है, ये तो यहां पर मैं बैटरी लगा देता हूं, और यहां से 1 मोल चार्ज पास करता है, दैट इज इलेक्ट्रॉन। तो जो भी डिपोजिशन होगा ना 1 मोल से, जैसे मैग्नीशियम है तो 12 ग्राम डिपॉजिट होगा, क्योंकि मैग्नीशियम का एटॉमिक मास तो 24 होता है, और 24 मैग्नीशियम पे 2 पॉजिटिव चार्ज होता है, तो एक चार्ज से 1 मोल चार्ज से 12 ग्राम डिपॉजिट होगा, बस वही डेफिनेशन होता है। द वेट डिपॉजिटेड ऑन ईच इलेक्ट्रोड, क्योंकि यहाँ पर ये कैथोड है, ये एनोड होगा, तो ये फिर कैथोड होगा, ये एनोड होगा, क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन जाएगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन जाएगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन अंदर आएगा, तो सोडियम डिपॉजिट। तो यही हमारे लिए सेकंड लॉ हो जाता है कि व्हेन सेम चार्ज इज पास्ड थ्रू द इलेक्ट्रोड्स, through the cells connected in series, then the weight deposited on each electrode, सभी इलेक्ट्रोड पे जो वेट डिपॉजिट होगा, each electrode is directly proportional to the equivalent weight, directly proportional to equivalent weight of substance. So W will be directly proportional to E. E is the equivalent. That is the second law. तो अपन लिख सकते हैं भाई, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स तो हमेशा इक्वली होते हैं सभी केमिकल रिएक्शन में, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट अगर बराबर होते हैं तो जितने इक्विवेलेंट इसमें होंगे उतने इक्विवेलेंट इसमें भी होंगे, तो W1 अपॉन E1 विल बी इक्वल टू W2 अपॉन E2, ये आपका सेकंड लॉ, ये फैराडेज का सेकंड लॉ। अब इसमें अपन न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं, अपन को आई भी दे देंगे, क्यू भी दे देंगे, इक्विवेलेंट वेट हमको पता होता है, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय n फैक्टर, वो अपन सबका पता है, दैट इज इक्विवेलेंट वेट विल बी इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय n फैक्टर, और n फैक्टर्स मैंने काफी सारे आपको बता रखे हैं, वो अपन कहते हैं इक्विवेलेंट वेट विल बी इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय n फैक्टर।
ये आपका सेकंड लॉ है और यही आपका चैप्टर है। अब बस मैं आपको बोलता कि ये आप पढ़ो, ये आप पढ़ो, तो आपको पता चल जाता। आप इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ भी सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस काफी छोटा पार्ट होता है, अपन को क्लास में भी एक ही क्लास लगेगा। इसके अलावा बैटरीज हैं। बैटरीज में आप सेकेंडरी सेल लेड स्टोरेज बैटरी को पढ़ सकते हैं, क्योंकि लेड स्टोरेज बैटरी का ही मोस्टली क्वेश्चन आता है, राइट। इसके अलावा जो बैटरीज होते हैं, बैटरीज में लेड स्टोरेज बैटरी का ही क्वेश्चन आता है। डायग्राम आप बना सकते हो, उसमें एनोड कैथोड है। जो लेड स्टोरेज बैटरी होता है, आप देख सकते हो लास्ट में कुछ बैटरीज गिवन है, प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल। लेड स्टोरेज बैटरी में क्या करते हैं अपन, जैसे जो लेड स्टोरेज बैटरी होता है वो कार का बैटरी होता है, तो उसमें एनोड और कैथोड ऐसे लगे, अपन ऐसे ही बना सकते हैं। ये सपोज एनोड हो गया, ये अपन कैथोड, ये कैथोड। इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट होता है, कॉन्सेंट्रेटेड H2। जब ये चार्ज होता है, देन H2SO4 is 38% by mass। और जब ये डिस्चार्ज होता है, इट इज अराउंड 20% by mass। ये हो जाता है डिस्चार्ज। देखो वहां पर प्राइमरी और सेकेंडरी काफी सारे सेल्स गिवन होंगे, हमें फर्क नहीं पड़ता। हमें बस ये पता है कि इलेक्ट्रोलाइट इसमें पूरा ये भरा होगा H2SO4 से, मैंने ऐसे बना दिया है। ये इलेक्ट्रोड्स है जो उससे अटैच है। तो अपन क्या करेंगे, कैथोड में जो रिएक्शन होता है वो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और इसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। सेल कोई भी हो, एनोड हमेशा मेटल ही हो। आप कितना भी चाहे प्राइमरी पढ़ो या सेकेंडरी पढ़ो, कोई भी सेल पढ़ो, एनोड हमेशा मेटल ही होगा। तो इसमें क्या होता है कि भाई एनोड रिएक्शन ऐसे हो जाए, lead will get converted into lead ions plus 2 इलेक्ट्रॉन। ये एनोड पीबी होता है उसमें, और कैथोड PbO2 होता है। कैथोड आपका PbO2। और कैथोड रिएक्शन जो होगा उसमें वो PbO2 का होगा, दैट इज PbO2 विल रिएक्ट विद H2SO4 से रिएक्ट होता है। इसमें H2SO4 भरा, वो इलेक्ट्रोलाइट लिखा। So it will react with 4H plus ion plus sulfate ion will give you PbSO4। PbSO4 plus मैं थोड़ा इधर लिख देता हूँ, कैथोड रिएक्शन। कैथोड रिएक्शन में will write that PbO2 plus 4H plus ion plus sulfate ion will give you PbSO4 plus twice of H2। तो एक H2SO4 का एक और सल्फेट आयन कहाँ है, तो अपन देंगे इसमें ना दो सल्फेट आयन यूज होते हैं। ओवरऑल रिएक्शन में दो H2SO4 यूज होंगे। तो आई कैन राइट लाइक दिस, Pb plus PbO2 plus twice of H2SO4, तभी तो आपने 4H plus आयन लिखा। तो व्हाट आई गॉट 2 PbSO4, एक सल्फेट आयन उधर यूज होता है, PbSO4 plus twice। दिस इज द सेल रिएक्शन। तो जनरली लेड स्टोरेज बैटरी में थोड़ा बैटरी को अच्छे से बना देना, और ये सेल रिएक्शन अपन को पता होना चाहिए, द ओवरऑल सेल रिएक्शन एंड व्हाट इज द इलेक्ट्रोलाइट। बाकी आप वर्किंग उससे पढ़ सकते हैं, बाकी सेल्स में आपको पढ़ाऊंगा बट नॉर्मल क्लास में। सो दैट इज अबाउट द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और मैं अभी थोड़ी देर में आपको क्वेश्चंस भेजता हूं, आप उन क्वेश्चंस को पढ़ो और उनके आंसर्स पढ़ो, और एनसीईआरटी को पूरा पढ़ो। अब कुछ बच्चों का एग्जाम है 7:45 पे शुरू हो जाए, तो उन्होंने कहा था सर मतलब अगर जल्दी क्लास छोड़ सको आप तो ज्यादा। किसी को डाउट है तो पूछो, और अगर कोई भी डाउट हो आप नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हो।